हेलो बच्चों, आज हम केमिस्ट्री के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानकारी करेंगे। अब जैसा कि आप जानते हैं कि किसी व्यक्ति के जो गुण होते हैं उसके दिमाग पर निर्भर करते हैं, उसी तरह किसी भी जो तत्व के गुण हैं, किसी परमाणु के जो गुण हैं, वो उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करते हैं। अब तक आप जान रहे हैं कि लगभग 118 तरह के परमाणु या तत्व खोजे जा चुके हैं जिनसे पूरी दुनिया निर्मित है। तो अगर उन परमाणुओं के गुणों को जानना है, उनकी क्रियाओं को जानना है, तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझना पड़ेगा। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा संयोजकता जान जाएंगे और संयोजकता की मदद से हम ये जान पाएंगे कि कैसे परमाणु आपस में जुड़ करके अणु बनाते हैं, कोई परमाणु किसी दूसरे परमाणु के साथ क्यों जुड़ता है, कितनी संख्या में जुड़ता है। ये सारी बातों का जवाब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा मिल पाएगा। इसके अलावा आवर्ती वर्गीकरण, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, वह चैप्टर पूरी तरह से इस पर डिपेंडेंट है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता तो कोई ताकत नहीं कि बच्चे को केमिस्ट्री सिखा सके। तो आइए अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानने के लिए हम लोग चर्चा करते हैं अफबाउ नियम की। अफबा या अफबाउ नियम, अफबा एक्चुअली AUFBAU, ये अफबा जो शब्द है वास्तव में एक जर्मन भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है निर्माण करना या बनाना। ये किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है, इसका मतलब है निर्माण करना या बनाना। क्या निर्माण करना भाई, क्या बनाना? तो तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का निर्माण करना। तो इसके लिए दरअसल जैसा कि आप जान रहे हैं कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर विभिन्न कोशों में और उपकोशों में और उसके बाद ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। तो उसी को हम एक आरेख के द्वारा अभी रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, जैसे कि आप जान रहे हैं पहले कोश में केवल एक उपकोश होता है। कौन सा उपकोश? एस उपकोश। और एस उपकोश में एक ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल, और उसमें इलेक्ट्रॉन कितने? एक ऑर्बिटल में हम जानते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये पहले कोश में एस उपकोश और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरह दूसरे में 2 लिखेंगे। दरअसल अब शॉर्टकट तरीका इसका, जो बच्चे आधुनिक परमाणु मॉडल अभी नहीं पढ़े हैं उसके लिए शॉर्टकट ये है कि वो 4 अक्षर याद रखें, S, P, D और F। S के ऊपर 2 लिखना है, P के ऊपर 6, D के ऊपर 10 और F के ऊपर 14। ये क्या है? तो वास्तव में इलेक्ट्रॉन की संख्या है। S उपकोश में कुल इलेक्ट्रॉन 2 रहते हैं, P उपकोश में कुल 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, D उपकोश में कुल 10 इलेक्ट्रॉन और F उपकोश में कुल 14 इलेक्ट्रॉन। तो ये संख्याएं याद रखेंगे। अब पहले में केवल S लिखें, उसके बाद दूसरी लाइन में चले, दूसरे में S और P दोनों लिखें। दूसरे में S के ऊपर 2 और दूसरे में P के ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन। तीसरे में 3 लिखें, S, P, D तीनों। तो तीसरे S में 2, तीसरे P में 6, तीसरे D में 10। चौथे में 4 लिखें, S, P, D और F चारों। तो 4S2, 4P6, 4D10 और 4F14। लिखते समय थोड़ा ध्यान रखेंगे कि S के नीचे S आए, P के नीचे P, D के नीचे D और F के नीचे F। एक सीध में आने चाहिए, ये ऐसे भी सीधाई होनी चाहिए और ऐसे भी, ये ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, अभी उसकी जरूरत पड़ेगी। तो चौथे में 4 लिख दिया। अब 5वें कोश में कितने उपकोश या कितने ऑर्बिटल रहेंगे? तो 5वें कोश में भी 4 ही उपकोश रहते हैं, S, P, D और F, क्योंकि 4 से अधिक उपकोश नहीं होते। तो 5वें में भी वही लिखेंगे, 5th में भी 5S2, 5P6, 5D10 और उसके बाद में 5F लिख देंगे 14। अब 6th में F नहीं लिखेंगे। मतलब जैसा भी आपने देखा, यहां 1 लिखा, इसमें 2 लिखा, फिर तीसरे में 3, चौथे में 4, 5वें में भी 4, अब 6वें में केवल 3 लिखेंगे, यानी एक लास्ट वाला नहीं लिखेंगे। तो 6S2, 6P6, 6D10, F नहीं रहेगा। 6वें कोश में F उपकोश नहीं होता है। अब 7वें कोश की, 7वें शेल की बात करते हैं। एटम के सराउंडिंग में जो 7th शेल होता है, 7वां कोश होता है उसमें, तो उसमें D नहीं लिखेंगे आप। तो 7S2 और 7P6, 7D नहीं होता है। उसके बाद अब देखें तो पहले में 1, दूसरे में 2 S और P, तीसरे में SPD 3, चौथे में 4 है SPDF, 5वें में भी 4 है SPD और F, 6वें में 3 है SPD, 7वें में 2। इसी तरह से अगर 8वां हो तो 8S2 एक बढ़िया सुरताल में हो जाएगा।
पहले बढ़ते क्रम में, उसके बाद घटते क्रम में। लेकिन अभी तक कोई ऐसा एलिमेंट, कोई ऐसा तत्व, कोई ऐसा परमाणु नहीं खोजा गया है जिसमें 8 कोश हों। अधिकतम 7 कोश तक वाले ही परमाणु अभी तक इस नेचर में, इस प्रकृति में खोजे जा सके हैं। इसलिए हम लोग 7 तक ही चर्चा कर रहे हैं। बहरहाल, तो आपने ये लिख लिया, ये अबाउ नियम के बारे में बताया जा रहा है। अबाउ नियम, अगर इसकी डेफिनेशन की हम बात करें तो दरअसल कहा जाता है कि परमाणु के विभिन्न कोश या उपकोश में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं। मतलब एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे। तो अब ऊर्जा का बढ़ता क्रम कैसे पता चलेगा? तो अब ध्यान देंगे, इसको पहले आप तिरछी लाइन में वैसे काटेंगे जैसे हमने इसको काटा, उसके बाद में ये तो एस कटा, दूसरा एस कटा। अब दूसरे में फिर इसी पैरेलल में, इसी की समानांतर लाइन खींचिए, ये 2 कटे हैं, फिर 2 कटे हैं। अब खींचिए, ये 3 कटेंगे, फिर खींचिए, फिर 3 कटे हैं, उसके बाद में ये 4 कटे हैं, उसके बाद में ये 3 बचे हैं। अपने आप कटता जाएगा अगर आपने व्यवस्थित लिखा है तो पहले 1 कटा, फिर 1 कटा, फिर 2 कटे, फिर 2 कटे हैं, फिर 3 कटे, फिर 3 कटे, फिर 4 कटे और अंत में 3 बचे ही हैं। अब पहले तीर का जो सिर है वो दूसरे तीर के टेल से, पूंछ से मिला दीजिए। ध्यान देंगे, यहां पहले तीर का सिर दूसरे तीर के पूंछ से मिलाना है। पूंछ सिर से मत मिला दीजिएगा, नहीं गड़बड़ हो जाएगा सब। तो पहले तीर का सिर दूसरे की पूंछ से, टेल से जोड़ दिया आपने। इस तरह दूसरे का सिर उससे अगले वाले की पूंछ से जोड़ दिया। फिर इसी तरह से तीसरे वाले का उससे अगले वाले से जोड़ दिया। इसी तरह आप या तो जोड़िए, कंजेस्टेड हो रहा तो काल्पनिक मान लीजिए कि इसका सिर उससे अगले वाले की पूंछ से जुड़ा हुआ है, इसका सिर उससे अगले वाले की पूंछ से जुड़ा हुआ है, इसका सिर उससे अगले वाले की पूंछ से जुड़ा हुआ है, और इसका सिर उससे अगले वाले की पूंछ से जुड़ा हुआ है, और अंत में ये टेल बची है और ये हेड बचा है। ये ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है, यही अबाउ नियम है। मतलब 1s की ऊर्जा, पहले कोश के s उपकोश में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी कम होगी, इसकी तुलना में दूसरे s में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। दूसरे s वाले की तुलना में दूसरे p में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी ऊर्जा ज्यादा, और दूसरे p वाले की तुलना में तीसरे s वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, एनर्जी ज्यादा है। इस तरह ये ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में, एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में विभिन्न उपकोश, सब शैल यहां पर दर्शाए गए हैं। अब जैसे हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे सरलतम परमाणु जो तत्व है, सबसे छोटा परमाणु हाइड्रोजन परमाणु होता है। हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन गैस में, जो कि मेले में गुब्बारा छोड़ने पर ऊपर चला जाता है, जानते हैं, उसमें हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। तो उस हाइड्रोजन गैस में हाइड्रोजन गैस के अणु मतलब H2, दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं। अब क्यों जुड़े, कैसे जुड़े, वो वैलेंसी में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे उसकी। बहरहाल, तो हाइड्रोजन गैस के अंदर हाइड्रोजन के परमाणु हैं। तो हाइड्रोजन परमाणु का देखा गया कि उसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। मतलब हाइड्रोजन का जो नाभिक है हाइड्रोजन परमाणु का, उसके नाभिक में 1 प्रोटॉन होता है। तो परमाणु क्रमांक को हमेशा तत्व के संकेत के बाईं ओर लिखा जाता है, ये एटॉमिक नंबर कहलाता है। अब संकेत या एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, इसकी भी चर्चा हम आगे वीडियो लेक्चर में बहुत विस्तार से करेंगे। बहरहाल, तभी तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1। अब इसमें परमाणु क्रमांक 1 मतलब इसके नाभिक में प्रोटॉन, और चूंकि परमाणु उदासीन होता है, इसका मतलब इसकी कक्षाओं में कहीं इलेक्ट्रॉन भी होगा। तो जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। अगर परमाणु की बात हो रही तो आयन की नहीं, आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या की तुलना में कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। इसी आधार पर 2 तरह के आयन होते हैं, धनायन और ऋणायन, कैटायन और एनायन। उनकी बातें भी हम लोग बाद में आगे करेंगे। बहरहाल, अभी हाइड्रोजन जिसका परमाणु क्रमांक 1 है, यानी इसके नाभिक में प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 1 इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो 1s1। इस तरह अगला परमाणु हीलियम की बात करें, इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है, यानी इसके नाभिक में 2 प्रोटॉन और कक्षाओं में इसके 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होगा, तो इसका भी स्टार्ट करें। तो दोनों इलेक्ट्रॉन कहां होंगे, पहले कोष के s उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, पहले में s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अच्छा, अब इसके अगले तत्व जैसे लिथियम की बात करें, लिथियम परमाणु क्रमांक 3 है, यानी इसके नाभिक में 3 प्रोटॉन और कक्षाओं में इसके 3 इलेक्ट्रॉन है।
तो 3 इलेक्ट्रॉन कैसे भरे होंगे? तो ऐसा नहीं लिखेंगे 1s3 लिख दें, ये गलत हो जाएगा। तब हम जानते हैं कि s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं भाई, तो जबकि भरने 3 इलेक्ट्रॉन, तो भरिए ना, पहले s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन आगे, 2 इलेक्ट्रॉन भर दो, उसके बाद अब 2, अभी 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, क्योंकि 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन भरे, अभी 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो 1 इलेक्ट्रॉन अगले कोश में जाएगा, अगले कोश के अगले उपकोश में जाएगा। तो अगला कौन है इसके बाद? 2s में 2 आ सकते हैं, लेकिन हमें जरूरत कितने की है? केवल 1 की, तो 2s1 करिए, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। अच्छा, जैसे अभी बात करें हम सोडियम की, परमाणु क्रमांक 11। सोडियम वही धातु तत्व है जो पानी में आग लगा देता है। वो जादूगर इस तरह का फरेब दिखाने वाले जो लोग होते हैं, ये सोडियम को उसमें छुपाए रहते हैं उस पर, जो कि मैंने एक वीडियो लेक्चर में इसको बहुत डिटेल से समझाया भी आपको, मैजिक ऑफ केमिस्ट्री वाले में। बहरहाल, तो सोडियम जिसका परमाणु क्रमांक 11 है, यानी इसके नाभिक में 11 प्रोटॉन है, इसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन और कक्षाओं में 11 इलेक्ट्रॉन है। किसी परमाणु की अगर बात कर रहे हैं तो उसमें परमाणु में जितने नाभिक में प्रोटॉन होंगे उसकी कक्षाओं में उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए तो परमाणु उदासीन होता है ना भाई। तो 11 प्रोटॉन, अब 11 इलेक्ट्रॉन, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। चलिए भरते हैं हम लोग। तो पहले 1s2, उसके बाद 2s2, उसके बाद देखिए 2p6, तो 2 2 4 6 10 11 भी और आगे बढ़िए। 2p6 के बाद तब देखिए कहां का नंबर है? 3s2 का, तो हमें केवल 1 की जरूरत है। 2 2 4 6 10 हो चुके हैं, 1 की कमी है, तो 3s1, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। अब इसी में अगर हम ऐसे खींच दें नीचे, तो पहले में देखिए, पहले कोश के s उपकोश में 2 इलेक्ट्रॉन, तो पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, दूसरे के s में 2, दूसरे के p में 6, तो दूसरे कोश में कुल 6 2 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कोश में कुल कितना? 1 इलेक्ट्रॉन, तीसरा जो शेल है, तो 2 8 है, ये बोर बड़ी नियम के हिसाब से हो गया 2 8 है। और यहां पर ये आप बाउ नियम के हिसाब से है, इसमें हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन दूसरे कोश में, तो कोश के अंदर तो इलेक्ट्रॉन होते नहीं, कोश के अंदर उपकोशों के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर उपकोशों में क्या? उपकोशों के अंदर ऑर्बिटल होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अभी हम लोग इससे गहरा और गहरा चलेंगे। बहरहाल, अभी फिलहाल इतना समझिए आप लोग। इसी क्रम में और आगे बढ़े, हम थोड़ा सा और बड़े तत्व का लें। जैसे क्लोरीन ले लें, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, 17, यानी इसके नाभिक में 17 प्रोटॉन, कक्षाओं में 17 इलेक्ट्रॉन। इसकी हम बात करें तो 17 का मतलब, अब देखिए 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा, 2p6 हो जाएगा, 3s2 हो जाएगा। अब यहां तक आप देखेंगे 12 हो गए होंगे, 2 2 6, 2 2 4 और 6 10 और 2 12, हमें चाहिए 17। तो 3s के बाद और आगे बढ़िए तब भाई, 3s के बाद 3p का नंबर है, 3p में अब कितने भर दें हम? जितनी कमी उतने भरिए, 2 2 4 6 10 2 12 और 5 17। तो इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हमें तो सारा कुछ याद है, हम लोग तो मुजबानी लिख सकते हैं, आप भी धीरे धीरे अभ्यस्त हो जाएंगे, हम लोगों से भी ज्यादा अच्छे हो सकते हैं, और यही कोशिश करनी है। हम लोगों की तो शुभकामनाएं हैं कि हम लोगों के बच्चे जितना आगे बढ़ते हैं, तरक्की करते हैं, उतनी ज्यादा खुशी मिलती है गुरु लोगों को। खैर, तो ये अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का देखें तो अगर बहुत बड़ी के हिसाब से 2, दूसरे कोश में कुल हो गए 8 और तीसरे कोश में हो गए 7। ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। चलिए और हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। स्कैंडियम की बात करें, स्कैंडियम 21 परमाणु क्रमांक 21 वाले का, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएं। तो इसमें हम अब इसी क्रम में आगे बना दें। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, उसके बाद आता है 4s2, यहां तक कितने हो गए? 20। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20। अब लेकिन हमें चाहिए 21, 1 इलेक्ट्रॉन अभी कम है। और आगे बढ़िए, तो 4s के बाद देखिए कहां का नंबर है? 4s के बाद नंबर है 3d का, 4s के बाद 3d का। तो आप लिख सकते हैं 3d को यहां पर 3d1 ऐसे लिख सकते हैं, सही है ये। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 1 21। लेकिन अब थोड़ा यहां अटपटा लग रहा है। अटपटा ये कि जैसे पहले कोश में, ये दूसरे कोश में इलेक्ट्रॉन है, ये तीसरे कोश में इलेक्ट्रॉन है, ये चौथे कोश में इलेक्ट्रॉन है, चौथे कोश के s में 2 इलेक्ट्रॉन, यहां तीसरे कोश के d में इलेक्ट्रॉन। तो अबाउ नियम ये कहता है कि असल में तीसरे d की जो एनर्जी होती है वो 4s की तुलना में ज्यादा होती है। तो तीसरे d में इलेक्ट्रॉन भरेगा तो 4s के बाद ही, लेकिन अच्छा रहे अगर इसको हम यहां की बजाय यहां लिख दें, थोड़ा अच्छा रहे। ये सही है, गलत नहीं है, लेकिन ये ज्यादा अच्छा रहेगा कि इलेक्ट्रॉन हम भरें इसमें बाद में, लेकिन यहां लिख दें 3d1, तीसरे कोश के साथ लिख दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
वो भी सही है, लेकिन ये ज्यादा सही है। अब यहां पर 2 8 6 2 8 और 1 9 और ये हो गया 2। ये स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। इसी तरीके से अगर हम टाइटेनियम की बात करें, टाइटेनियम 22 की, तो 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद 4s2 20 हो गया यहां तक, और उसके बाद में 22 तो 3d2 आना चाहिए, तो 3d2 क्योंकि 4s के बाद देखो 4s के बाद 3d का नंबर जैसा कि इसमें आया था, तो 3d में 10 तक अभी इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो 4s के बाद 3d यहां लिखो, या जैसा कि मैंने अभी बताया यहां लिख दो तो ज्यादा अच्छा है। तो ये 22 वाले का हो गया। अब इस अपबाउ नियम के कुछ एक्सेप्शंस अपवाद भी हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट, कुछ ऐसे परमाणु खोजे गए जो इस अपबाउ नियम का पालन नहीं करते, यानी उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसके अकॉर्डिंग नहीं होता है। वो कैसे, उन तत्वों ने बताया क्या? नहीं, उनके गुणों से ये प्रमाणित होता है कि उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसा नहीं होता है, यानी इस नियम से कुछ विचलन प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे क्रोमियम हो गया 24 परमाणु क्रमांक वाला, कॉपर हो गया 29। तो ये एक्सेप्शन जो है ये एग्जामिनेशन में ज्यादातर पुटअप भी होते हैं बच्चों से कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रा करिए। तो चलिए उनको भी थोड़ा सा हम जान लें। अब जैसा कि मैंने बताया कि क्रोमियम और कॉपर ये अपवाद है, आगे चल के तो अभी बहुत सारे एक्सेप्शंस मिलेंगे। बहरहाल अब आप अभी शुरुआत में इनको पहले जान लें। तो क्रोमियम जो है 24, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपबाउ नियम के हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए क्या, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद आता हम जानते हैं 4s2, यहां तक 20 हो जाते हैं, और उसके बाद में 3d4 क्योंकि 24 भरने इलेक्ट्रॉन, तो यहां तक 20 हो गए, 4s तक। अब 4s के बाद देखिए नंबर कहां का आ रहा है, 3d का। तो 3d का जैसा कि भी हमने बताया आपको कि 3d सुविधा के लिए हम यहां लिख देते हैं, तो 3d4। अपबाउ नियम के हिसाब से क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये रॉन्ग है, गलत है, क्योंकि क्रोमियम के गुण दिखाते हैं, क्रोमियम के गुणों से प्रमाणित होता है कि इसके बाहरी कोश में यानी चौथे कोश के एस उपकोश में केवल 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो इसका मतलब तब कैसे होता होगा? तो असल में आगे चल के अभी हम लोग एक हुन नियम पढ़ेंगे, हुन्स रूल। हुन नामक एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने बताया कि ऐसे तत्व जिनके सभी उपकोश या ऑर्बिटल या तो पूरे भरे हों या आधे भरे हों, वो अधिक स्थायी होते हैं। मतलब हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर फाउंड टू बी मोर स्टेबल। तो अधिक स्टेबिलिटी के लिए ये क्रोमियम अपने अंदर ये अरेंजमेंट, ये सुविधा कर लेता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहां का जंप करके यहां चला जाता है, जिससे इसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और इसमें भी 10 का आधा यानी 5, तो ये भी आधा भर जाएगा और ये भी आधा भर जाएगा। तो या तो सभी उपकोश आधे भरे हों या पूरे भरे हों, ऐसी कंडीशन में वह परमाणु अधिक स्थायी होता है, इसलिए ऐसा अरेंजमेंट, इसमें गुंजाइश है, इसलिए ऐसा अरेंजमेंट ये कर लेगा। मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही वाला ये होगा क्या, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d5। एग्जामिनेशन में आप इसका ये वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ड्रा करेंगे, ये वाला गलत है। अब इसी तरह से कॉपर की अगर हम बात करें, कॉपर 29 कॉपर, तांबा धातु जिसके बर्तन वगैरह भी घर में मिलते हैं, तार बिजली के जो होते हैं वो बनाए जाते हैं केबल वगैरह में। तो इस कॉपर की अगर बात करें तो कॉपर के अंदर जो कॉपर के परमाणु हैं, कॉपर के परमाणु का परमाणु क्रमांक 29 होता है, यानी इसके नाभिक में 29 प्रोटॉन होते हैं और कक्षाओं में 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कि कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन विभिन्न कोशों उपकोशों में बिखरे हुए हैं, कैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, उसको हम ड्रा करें अपबाउ नियम के हिसाब से। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहां तक हो गया 4s2 20 हो गए। 20 के बाद 4s के बाद हम जाते हैं 3d का नंबर लगता है, तो 3d9 ऐसा होना चाहिए, लेकिन एग्जामिनेशन में अगर ऐसा बना देंगे तो गलत हो जाएगा। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 9 29 29, ये गलत है यहां भी, क्योंकि यहां डी जो उपकोश अगर हम देखें 9 है, इसमें इलेक्ट्रॉन ना तो पूरा भरा है ना आधा भरा है, लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां पे जंप करके यहां चला जाए तो ये 10 भर जाएंगे, यानी पूरा भर जाएगा और ये आधा भर जाएगा। तो हुंड नियम के अनुसार वो वाला रूप इसका अधिक स्थायी रहेगा। तो इसलिए
एक इलेक्ट्रॉन यहां जंप करके यहां चला जाएगा। अब ऐसा जंपिंग इसलिए संभव क्योंकि इन दोनों की ऊर्जा लगभग बराबर है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जनरली पहले कोश की तुलना में दूसरे कोश की ऊर्जा ज्यादा, दूसरे कोश की तुलना में तीसरे कोश की ऊर्जा ज्यादा, तीसरे कोश की तुलना में चौथे कोश की ऊर्जा ज्यादा है। यानी तीसरे कोश की तुलना में चौथे कोश की ऊर्जा ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन अबाउ नियम क्या कहता है कि 4s की तुलना में तीसरे डी की ऊर्जा ज्यादा है, यानी चौथे एस की तुलना में तीसरे डी की, तीसरा कोश का जो डी है उसकी ऊर्जा ज्यादा है। तो ये गड़बड़ झाला क्यों, या कंफ्यूजन क्यों? तो ये तो सिंपल सी बात है। जैसे सड़क पर अभी दो व्यक्ति चल रहे हों, उनकी लंबाई में बहुत अंतर हो, तो आप बता सकते हैं कि लेफ्ट वाला छोटा है, राइट वाला बड़ा है। लेकिन अगर दोनों की लंबाई बराबर हो, लगभग बराबर, थोड़ा सा अंतर हो मिलीमीटर का, अब आपसे कोई पूछे कि कौन बड़ा है कौन छोटा, तो कभी आपको लगेगा ये वाला बड़ा है, कभी लगेगा नहीं ये वाला बड़ा है, लेफ्ट वाला बड़ा है, कभी राइट वाला बड़ा है। ये कंफ्यूजन होगा। ये कंफ्यूजन कब होता है? जब लगभग एक जैसी कंडीशन होती है तब। तो इन दोनों ऑर्बिटलों की, इन दोनों उपकोशों की ऊर्जा भी लगभग बराबर है, इसीलिए यहां पर ऐसा संभावना है। लगभग बराबर होने की वजह से इलेक्ट्रॉन यहां पर जंप करके इसमें चला जाता है। तो इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा कॉपर का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d10। यहां पर अब डी पूरा भर गया, ये आधा भर गया, तो हुन नियम के अनुसार ये ज्यादा स्थायी है। एग्जामिनेशन में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर पूछा जाएगा कॉपर का, तो आप ये बनाएंगे, ये वाला गलत है। तो इस प्रकार मैं समझता हूं अब आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आप लोगों के लिए होमवर्क है कि घर पर आप परमाणु क्रमांक 1 से स्टार्ट करके परमाणु क्रमांक 30 तक के सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कॉपी पर ड्रा करेंगे आप, और उन तत्वों का संकेत और उनके परमाणु क्रमांक भी याद कर लेंगे। उसका एक ही उपचार है। जैसे हम लोग अंग्रेजी सीखने के लिए ABCD सीखते हैं, याद करते हैं, एक तरह से रटते हैं। हिंदी पढ़ने सीखने के लिए हम लोग क ख ग आ इ ई ये पढ़ते हैं, याद करते हैं। उसी तरह से केमिस्ट्री अगर सीखना है, केमिस्ट्री की लैंग्वेज अगर सीखनी है, तो तत्वों के संकेत आपको भी याद करने पड़ेंगे, उनके परमाणु क्रमांक भी याद करने पड़ेंगे, क्योंकि हर तत्व का एक निश्चित परमाणु क्रमांक होता है। जैसे अगर हाइड्रोजन है तो उसका परमाणु क्रमांक एक ही होगा, एक परमाणु क्रमांक वाले तत्व का नाम हाइड्रोजन ही होगा, कोई और नहीं हो सकता। अगर परमाणु क्रमांक 2 की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब वो हीलियम है। परमाणु क्रमांक अगर 24 की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब वो केवल क्रोमियम हो सकता है, और कोई तत्व नहीं हो सकता। परमाणु क्रमांक 29 वो केवल कापर, केवल और केवल कापर हो सकता है। 29 परमाणु क्रमांक वाला कोई दूसरा तत्व हो ही नहीं सकता, और अगर कापर है तो उसका परमाणु क्रमांक 29 ही होगा, अर्थात उसके नाभिक में 29 ही प्रोटॉन होंगे। तो इसलिए परमाणु क्रमांक और तत्व का संकेत एक दूसरे के पूरक, इसलिए उसको भी आप याद कर लेंगे। पीरियोडिक टेबल जो आपके बुक में दिया हुआ उसकी मदद से आप उसको याद कर लेंगे। आगे हालांकि हम डिटेल में इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट टाइम पर बात करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद।